एक गांव में बहुत बड़ा राज्य था जो कि राजा विराट सिंह के नाम से जाना जाता था। राजा के पास कोई भी आदमी या शख्स आता था, राजा उनसे एक सवाल पूछता था। जो सही जवाब दे देता था, राजा उसको इनाम के तौर पर 10 दिरहम दे देता था। वो लोगों की बहुत मदद करते थे और उनकी परेशानी सुनकर उनको कुछ दान भी देते थे। राजा के दरबार जो भी आता, राजा उसे खाली नहीं जाने देता था। बादशाह के दरबार में कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग आता है। बादशाह सलामत, मुझे किसी ने बताया था बादशाह बहुत रहम दिल वाला है, लोगों की मदद करता है। रास्ते में मुझे लुटेरों ने लूट लिया है, मेहरबानी फरमाकर मुझे एक रात की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक रात की मोहलत दे दूंगा, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जी बादशाह हुजूर बताएं, मैंने आपकी क्या शर्त माननी है? मेरी पहेली ये है, वो क्या है जो हमेशा आगे बढ़ती है, कभी पीछे नहीं आती। बादशाह सलामत, मुझे इस पहेली का जवाब नहीं पता। मेरे राज्य का एक असूल है, जो मेरे सवालों का जवाब देता है मैं उसे ही कुछ तो कुछ देता हूँ। ठीक है बादशाह सलामत, इस पहेली का तुम जवाब दे दो। इस पहेली का जवाब ये है, वक्त कभी भी पीछे नहीं जाता। वो पहेली का जवाब सुनकर वहाँ से चला जाता है। बादशाह सलामत बुजुर्ग को आवाज मारते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मैं एक दिन के रहने के लिए जगह दे देता हूँ। बादशाह आपका बहुत ही शुक्रिया, आपने मुझे रहने के लिए जगह दे दी। बादशाह सलामत बहुत ही अच्छा इंसान है जो लोगों के लिए खिदमत करता है। बादशाह लोगों के लिए राशन और कीमती चीजें बेचता है। कुछ दिन बाद बादशाह के पास कुछ आदमी आते हैं। बादशाह सलामत पूछता है, क्या बात है? बादशाह सलामत, हम पर दया करो, कुछ दिनों से बारिश हो रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। बारिश की वजह से सारा अनाज तबाह हो चुका है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव में अनाज भेजा था सबके लिए। महाराज, कुछ दिन पहले आपके राज्य के 2 लोग आए थे जो कि सब गांव वालों को अनाज बांटने के लिए। गांव के आधे लोगों को अनाज मिला, आधे लोग भूख से मर रहे थे। आप लोगों का मैं दुख दर्द समझ सकता हूँ। राजा साहब, ये लोग ठीक कह रहे हैं, मेरा मानना है इन लोगों की मदद कर दी जाए। जो गोदाम में राशन पड़ा है, इन लोगों के गाँव में पहुँचा दिया जाए, घर घर में। ठीक है, जैसा तुम कहते हैं हम वैसा ही कर लेते हैं। हमारा सारा अनाज इस गांव वालों को बांट दो, ये सब हमारी तो है। राजा साहब, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। विष्णु राम जी, आप जाएं, दूर दराज के गांव में भी राशन बांट कर आएं। बादशाह सलामत अपने मित्रों से बात कर रहा होता है। उधर से एक सेठ आता है। मैंने सुना है आप लोगों को दान दे रहे हैं, मेरे पास भी कुछ दान और चावलों की बोरियां हैं, मैं भी कुछ लोगों को दान दूंगा। सेठ, मैं आपकी बात सुनकर बहुत खुश हूँ। महाराज, हम अपना अनाज और इस सेठ का अनाज इकट्ठा लोगों में बांट देते हैं। राजा 1-2 दिन बाद गांव के हालात जानने के लिए दौरे पर निकलता है। जैसे ही राजा आम लोगों के सामने बाजार में जाता है, राजा को भूख से बेताब लोग दिखाई देते हैं। एक नन्हा मुन्ना बच्चा रोटी का टुकड़ा लेकर भाग रहा था। अरे अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों भाग रहे हो? महाराज, मेरी माँ मुझसे रोटी छीन लेगी, कहती है भाई छोटा है उसे दे दो रोटी खाने के लिए। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मैं रोटी नहीं दूं। ये सब गांव वाले भूख से बेताबी से मर रहे हैं। विश्वनाथ, मैं ये क्या देख रहा हूँ? माँ बेटे से नवाला छीन रही है। आखिरकार जो अनाज मैंने लोगों के लिए भेजा था वो कहाँ जा रहा है? अब तो सेठ करदारी भी हमारी बहुत मदद कर रहा है। अब मुझे पता करना चाहिए ये किधर अनाज जा रहा है, ये क्या माजरा है। राजा इतना कहकर वहाँ से चला जाता है अपने दरबार में। वहाँ जाकर मुखिया और सैनिकों को इकट्ठा कर लेता है। सदानंद जी, गांव-गांव में राशन पहुँचाने की जिम्मेदारी आपको दी गई थी। जी जी महाराज, आपकी आज्ञा से सारे गांव में राशन पहुँचा दिया गया था। यहाँ तक कि दूर दूर के गांव तक भी काम चल रहा है। हम जो नज़ारा देख रहे हैं वो कुछ और ही बताता है। ये क्या माजरा है, मुझे बताओ। महाराज, हम कुछ समझ नहीं रहे, आप क्या बात कर रहे हैं और किस माजरे की बात कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ क्या माजरे की बात कर रहे हैं। कल महाराज गांव के दौरे पर गए थे। बहुत सारे गांव और इलाकों में भूखमरी की इलाज कमी की समस्या दिखाई देगी। लोग बहुत परेशान और गांव वालों से बात कर कर पता चला अनाज उन तक तो पहुँच ही नहीं रहा। सदानंद जी, मैंने आपको खुद की जिम्मेदारी दी थी। गाँव के सब घरों के हिसाब से मैंने आपको राशन दिया था, हर घर में पहुँचाना चाहिए आपको।
मेरे साथ तुम धोखा और फरेब करोगे? मुझे ऐसा नहीं आपसे उम्मीद थी। महाराज, मैं कई सालों से आपका वफादार हूँ। मैंने आज तक भी आपको धोखा देने का सोचा नहीं। इतनी मुश्किल समय में लोगों को हमारी जरूरत है, फिर भी मैं आपके साथ हूँ। ये कुछ भी मुझे नहीं पता। गाँव में अनाज बांटने की जिम्मेदारी आपकी थी। आप कई सालों से हमारे साथ वफादारी से काम करते आए हैं। अब आपको क्या हुआ? इस बार आपकी वफादारी साबित करने के लिए मैं आपको आखिरी मौका देता हूँ। अगले 24 घंटे में आपको इस मुश्किल का हल निकालना होगा, वरना इस सारी घटना के जिम्मेदार आप ही होंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता आप जिम्मेदार हो। आप मुझे किसी भी तरह किसी आदमी को सबूत के जरिए लाएं। ठीक है महाराज, मैं आपको नाराज होने का मौका नहीं दूंगा। इसके पीछे जो कोई भी है मैं आपके सामने लेकर आऊंगा उसको। उसने मेरे साथ नहीं पूरे राज्य के साथ अन्याय किया है। मैं उसका पर्दाफाश हमेशा के लिए करूंगा। अनानंद महल से सिपाही लेकर गांव की तरफ जाता है। वो उस गांव में जाता है जहां पर सबसे पहले अनाज पहुंचाया गया था। वो वहां जाकर जो अजीब नजारा देखता है। अरे बेटा, तुम्हारे घर अनाज आया था? नहीं मालिक, राजा कहता था जल्द ही तुम्हारे गांव में भी अनाज भेजूंगा। वो इतना सुनकर बहुत ही हैरान और परेशान होता है। ये क्या हुआ? और वो थोड़ा सा आगे जाता है और जाकर देखता है वहाँ एक कच्चे घर में बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वो बूढ़ी अम्मा के पास जाकर पूछता है, अम्मा जी, जो राजा ने अनाज भेजा था क्या आपको मिला है? हम गरीब आदमी क्या जाने, राजा ने हमारे लिए अनाज नहीं भेजा। 2-4 दिन पानी से गुजारा करते हैं। अनानंद उस माँ की बातें सुनकर बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब अनाज गया कहाँ? हमने तो सबसे पहले इस गांव में अनाज भेजा था। जहाँ इस गांव में अनाज नहीं आया, इसका मतलब है अनाज रास्ते में ही चोरी हो रही है। ठीक है, मुझे इसका पता लगाना होगा। जो कोई भी इसके पीछे है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अनानंद अपने सिपाहियों के साथ एक योजना बनाता है और गांव वालों को इकट्ठा होने के लिए कहता है। वो गांव वालों को बाजे लगाता है, गांव वालों मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो गांव वालों, आप सबके लिए ये मुश्किल का वक्त है। महाराज आपके लिए जल्द से जल्द अनाज भेज देंगे। हमेशा के लिए हम सब आपके साथ हैं। गांव वाले ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और राजा का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। वो इतना कहकर वहाँ से चल पड़ते हैं और शाम के वक्त अनाज का इंतजाम करने लग जाते हैं। वो गांव के लिए अनाज भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो साथ ही साथ उसके सैनिक और विष्णु राम भी मगर जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाकर वो रुक जाते हैं। सब लोग चौकन्ने रहो, चोर की चोरी पकड़ने के लिए यही हमारे पास एक रास्ता है। ये सिर्फ अनाज नहीं, हमारा बिछाया हुआ ये जाल है। हम सब लोग गांव के पीछे से देखेंगे अनाज कहाँ जा रहा है। ठीक है मालिक, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हमारी निगाह अनाज में ही होगी, आप बेफिक्र हो जाइए। वो जैसे ही गांव की तरफ जाकर छुप जाते हैं और अनाज का इंतजार करने लग जाते हैं। और अनाज की गाड़ी बहुत ही दूर थी। आगे से दगड़ दगड़ घोड़ों की आवाज आ रही थी। लुटेरे आ रहे हैं। लुटेरे अनाज की गाड़ी के आगे घोड़े खड़े कर कर गाड़ी को लूटने लग जाते हैं और सैनिक बहुत ही डरा होता है। मंत्री जी, लुटेरे, हमें इनको पकड़ना होगा वरना ये भाग जाएंगे। नहीं नहीं, ये आम लुटेरे नहीं हैं। हमें इन्हें नहीं, इनके मालिक को पकड़ना होगा। आज इस गांव में अनाज पहुंचने वाला है। महल में पता है या गांव वालों लोगों को पता है ये अनाज पहुंचने वाला है और किसी को नहीं पता। हमें इनको पकड़ना होगा। या यह महल का कोई आदमी है या गाँव का कोई एक आदमी है ये सब कर रहा है। इन लोगों को अनाज लेकर जाने दो। हम इन लोगों का पीछा करेंगे, ये कहाँ तक जाते हैं, फिर हमें पता चलेगा ये कौन है कौन नहीं। ठीक है मालिक, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हमें फिर पता चलेगा ये किसके कहने पर अनाज लेकर जा रहे हैं और इन सब लोगों के पीछे कौन है, फिर हमें पता चलेगा। वो जैसे ही अनाज की गाड़ी लूट कर लेकर जा रहे थे और सदानंद और उनके सिपाही गाड़ियों का पीछा कर रहे होते हैं। डाकू अनाज की बोरियां एक सुनसान हवेली के पास लेकर
लेकर जाते हैं। उसके पीछे सनानंद उसके सिपाही चले जाते हैं। वो देखते हैं गोदाम में इतनी बोरियां अनाज की पड़ी हुई हैं जो कि हमने भेजी थी। ये सब बोरी शाही महल से भेजी हुई हैं जो कि सब लोगों और दूर दराज के गांव में बांटनी थी। अरे अरे आज तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा, मालिक तो खुश हो जाएंगे इतना अनाज देखकर। अरे मालिक पहुँचे क्यों नहीं? उन्होंने कहा था हम इधर ही मिलेंगे। हाँ मालिक ने कहा था यही था जहाँ से दूसरे राज्यों में अनाज पहुँचा जाएगा। अच्छा आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है, आज तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। बिना पैसे से मुनाफा ही मुनाफा। ये सब शाही अनाज का बहुत ही मुनाफा होगा हमें। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। अनानंद और उसके सिपाही उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ से उनका मालिक आ जाता है। उनका सेठ वो था जो कि शाही महल में अनाज देने आया था। अनानंद को विश्वास नहीं हो रहा था। ये वो सेठ है जिसने शाही महल में कहा था मैं भी गरीब गांव वालों को अनाज दूंगा। बिना वक्त जाया किए उन पर हमला कर देता है। सेठ अपने साथियों से बात कर रहा होता है। जैसे ही उसे पता चलता है राजा ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं सका। राजा के साथियों ने उन्हें रोक लिया था। अब तुम्हारी सारी चाल खत्म सेठ, कल तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने होगा। अब तुम चलो हमारे साथ। जो तुमने दान और पुण्य का चोला पहना हुआ है वो सबके सामने कल आ जाएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा मेरे साथ क्या होगा। सेठ का सारा खेल खत्म हो चुका था। सनानंद गोदाम में जितनी भी अनाज की बोरियां पड़ी हुई थी सब अलग अलग राज्यों में भेज देता है। वो अपने सिपाहियों को कहता है तुम साथ जाकर देकर आओ। सिपाही सारा अनाज गाड़ियों में भरकर अलग अलग गांव में भेज देते हैं। अनानंद तुम्हें दिए गए 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है तुम हमें नाराज नहीं करोगे। तुमने किस चोर को पकड़ा है मुझे बताओ। महाराज मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। मैं आज अपनी वफादारी नहीं और असली दोषी को भी अपने साथ लेकर आया हूँ। ये देखो महाराज असली दोष कौन है। महाराज की जय हो। महाराज ये क्या तमाशा है। महाराज मैं आपका सेवक हूँ, दान पुण्य करने वाला आदमी हूँ। मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगा? मुझे आप बताएं ये क्या मेरे साथ खेल खेला जा रहा है। तुम दान पुण्य करने वाले वफादार हो या क्या चोर? राजा साहब हम जो अनाज गांव के लिए बेचते थे इस सेठ के आदमी रास्ते में ही लूट लेते थे और वो सब अनाज गांव के लोगों के पास नहीं पहुंचता था जो कि वो भूख से मर रहे होते थे। ये सब ये सेठ करा रहा था। बादशाह सलामत ये सब बातें सुनकर सेठ की बहुत ही नाराज होते हैं। तुम गरीब जनता के मुंह से नवाला छीनकर अपनी जेब मोटी कर रहे थे और तुम्हें इस बात की बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। तुम उम्र भर काल कोठरी में सड़ते रहोगे। बादशाह सलामत जो कि इसने महल में वादा किया था राशन देने के लिए, ये भी इसकी एक साजिश थी और शुरू से ही इसकी नीयत पर खोट था और हम सब महल वालों को और आपको धोखा दे रहा था। ये महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। बादशाह सैनिकों को कहता है इसको हमेशा के लिए काल कोठरी में डाल दो। सैनिक सेठ को पकड़ कर काल कोठरी में डाल देते हैं। राजा सदानंद की वफादारी से बहुत खुश था। आज तुमने वफादारी से हमारा और इस राज्य का नाम रोशन कर दिया है। मैं आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। और सेठ गद्दारी को अपने किए की सजा मिल रही थी। वो काल कोठरी में सड़ कर जिंदगी गुजार रहा था। दूसरी तरफ राजा हमेशा के लिए दूसरे गाँव में राशन भेजना शुरू कर देता है और अपनी जिंदगी खुशहाली से गुजारता है। धीरे धीरे राज्य में बहुत ही अच्छा होने लगा था।